तो दोस्तों शुरुआत करते हैं मार्केट ऑल टाइम हाई, व्हाट नेक्स्ट, इन्वेस्ट करें या प्रॉफिट बुक करें। तो दोस्तों कितने लोग ये जानने के लिए उत्सुक है व्हाट नेक्स्ट, क्या करना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज टाइप आई फॉर इंडिया, प्लीज टाइप आई। अगर आप जानने के लिए उत्सुक हो कि क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आज मैं कोशिश करूंगा कि अगले 60 मिनट्स के अंदर मैं आपको एक विजन दे पाऊं, एक आपको ऐसा कुछ विजन दे पाऊं जिससे आप खुद अपने डाउट है उसको सॉल्व कर पाओ और आपके पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए वो निर्णय आप ले पाओ। और सिर्फ आज के लेवल पे नहीं, कभी भी आपके दिमाग में डाउट आता है कब एग्जिट लेना चाहिए, तो आज का सेशन देखने के बाद आपका एग्जिट स्ट्रेटेजी जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में तो बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आज के इस सेशन में एग्जिट स्ट्रेटेजी आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों पहला स्टेज, व्हेन टू एग्जिट। व्हेन टू एग्जिट, मैं अपने काफी सेमिनार में जब लेक्चर डिलीवर करता हूं, मुझे कई बार लोग क्वेश्चन एंड आंसर में पूछते हैं कि जिगर भाई इन्वेस्ट कैसे करना, ये तो बहुत सारे लोग सिखाते हैं, बट एग्जिट कब करना, प्रॉफिट कब बुक करना इक्विटी में से, ये हमें सिखाइए। तो दोस्तों मैं आपके सामने 3 स्ट्रेटेजी रखने जा रहा हूं। 3 स्ट्रेटेजी जब आपको एग्जिट करना चाहिए। ये 3 स्ट्रेटेजी को अगर चाहो तो लिख लीजिएगा, और मैं तो स्ट्रांगली कहूंगा प्लीज लिख लीजिएगा अगर पास में पेन और पेपर है तो। सिर्फ आज के मार्केट में नहीं, ये लाइफ टाइम आपको 3 स्ट्रेटेजीज काम में आएगा। पहली 2 स्ट्रेटेजी पर्सनल है और तीसरी जो है वो मार्केट से रिलेटेड है। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कब पैसा निकालना चाहिए, तो पहला रूल, व्हेन द गोल इज अप्रोचिंग। यानी कि मान लीजिए कि मुझे अहमदाबाद से आनंद जाना है। अब अहमदाबाद से मुझे आनंद जाना है और मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस ये कहता है कि घर से ड्राइव करके निकलूंगा तो घर से आनंद पहुंचने में 1 घंटा लगता है थ्रू अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे। तो मैंने अहमदाबाद से निकल के एक्सप्रेस हाईवे पकड़ा आनंद जाने के लिए। बीच में 2 एग्जिट आते हैं, नडियादिन आनंद, और मुझे जाना है आनंद। आनंद में मुझे जाना है, मैं फास्ट लेन में गाड़ी चला रहा हूं। 6 लेन रोड है, 3 लेन इस तरफ है और 3 लेन इस तरफ है। तो फास्ट लेन, राइट हैंड साइड में जो लेन होती है वो बहुत ही फास्ट चलती है गाड़ियां, वहां पे 120 130 की स्पीड पे वो फास्ट गाड़ी और ओवरटेक करने वाली सारी गाड़ियां वहां पे गाड़ी चलाती है। मिडिल लेन है, वहां पे एवरेज स्पीड 60 70 80 वाली स्पीड वाली गाड़ियां वहां पे चलती है। और आपको जब एग्जिट करना है आप स्लो लेन में, लास्ट लेन में आ जाते हो, राइट। अब मान लीजिए कि वो जो फास्ट लेन है ना वो है आपका इक्विटी, आपका जो मिडिल लेन है ना वो है आपका बैलेंस, और आपका जो लास्ट लेन है वो है डेट यानी कि एग्जिट। डेट फंड में इन्वेस्ट करना, इक्विटी में से लिक्विड फंड में स्विच कर देना यानी कि एग्जिट लेना। अब दोस्तों मुझे एग्जिट कब लेना चाहिए, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको मुझे बताना है दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 1, मैं अहमदाबाद से गाड़ी चला के निकला, 1 घंटे का मन में डिसाइड करके कि 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा आनंद, और मैं फास्ट लेन में 120 130 पे अपना गाड़ी चला रहा हूं, ड्राइव कर रहा हूं। मुझे कब निकलना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 कि अहमदाबाद से रोड पकड़ा, जैसे ही आनंद का एग्जिट आता है एग्जैक्टली उस टाइम पे 120 का जो गाड़ी है उसको 120 की स्पीड पे मुझे वहीं पे टर्न ले लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 कि मुझे 1-2 किलोमीटर पहले, यानी कि जब पता चला आनंद 2 किलोमीटर दूर है, तब धीरे धीरे अपना स्पीड कम करते करते राइट लेन में से मिडिल लेन में, और फाइनली जब आधा पौना किलोमीटर बाकी है तब मुझे मिडिल लेन में से लास्ट लेन में आ जाना चाहिए धीरे धीरे, और बाद में एग्जिट लेना चाहिए। आपके हिसाब से राइट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, 1 या 2? ऑप्शन 1 के लिए 1 टाइप करें और ऑप्शन 2 के लिए 2 टाइप करें। बहुत इजी सवाल है, मुझे पता है, इसके अंदर आंसर में लगभग ऑलमोस्ट कभी कोई डिस्प्यूट नहीं आता है। अगर आप अच्छे से मेरी बात को सुन चुके हो, दोनों ऑप्शन सुन चुके हो, तो मुझे पता है कि सबका आंसर सेम आएगा। ऑप्शन 1 यानी कि एग्जिट आता है उस टाइम पे, और ऑप्शन 2 यानी कि पहले थोड़ा थोड़ा मुझे स्लो कर देना चाहिए। देखिए ऑलमोस्ट सबका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2, एब्सोल्युटली राइट। ऑप्शन नंबर 2 क्यों? बिकॉज फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा और फुल स्पीड में अचानक से टर्न लूंगा तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, रिस्क बढ़ जाएगा। यानी कि जब आपका एग्जिट आता है एग्जैक्टली उस टाइम पे आप स्पीड का उसी स्पीड पे टर्न लेंगे तो डेफिनेटली रिस्की है। तो राइट लेन में एंड तक नहीं रहना चाहिए। जब एग्जिट आता है उससे पहले निकल जाना चाहिए, थोड़ा टाइम पहले आपको स्लो हो जाना चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए कि आपने निवेश किया है 10 साल के लिए, 10 साल के बाद आपको 25 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं, आपकी बेटी को यूएसए पढ़ने के लिए भेजना है, तो 10 साल में 25 लाख इकट्ठे करने हैं। 15 साल की आपकी बेटी की एज 5 साल की और 10 साल के बाद आप चाहते हैं कि उसको यूएसए भेजूं मैं, तो उसका खर्चा आपने सोचा उस टाइम पे 25 लाख तो चाहिए होगा, उसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया। अब 10वें साल में जब
एग्जैक्टली उसका एडमिशन होना वाला है यूएसए में किसी कॉलेज में, जब पैसे की जरूरत पड़ेगी एग्जैक्टली उस टाइम पे पैसा नहीं निकालना चाहिए। आपको उसके 1-2 साल पहले थोड़ा थोड़ा करके सेव कर देना चाहिए, अपना स्पीड कम कर देना चाहिए, ताकि जिस दिन एडमिशन लेना है उसी टाइम पे मान लीजिए अचानक से मार्केट में करेक्शन आ गया तो वो रिस्क बहुत बड़ा है। अचानक टर्न लेंगे तो गाड़ी ठुकने का चांस बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे ही एग्जैक्टली जब पैसा चाहिए उस टाइम पे निकले और मार्केट करेक्ट हो गया तो रिस्क बढ़ जाता है। उसकी वजह से आपको थोड़ा पहले निकलना चालू कर देना चाहिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके। पिछले लास्ट 1-2 साल जब बाकी है, जब आपको पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, अगर आपने आपके किड्स की शादी के लिए पैसा निवेश किया है तो जब शादी करनी है उससे 1-2 साल पहले थोड़ा थोड़ा करके सेव कर लो। एंड तक आप इक्विटी में मत रहो। अगर आपको ये रूल लॉजिकल लगा तो एल फॉर लॉजिकल टाइप करके भेज दो, एल टाइप करके भेज दो, एल फॉर लॉजिकल। अब दूसरा नियम व्हेन द टारगेट इज अचीव्ड। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? मान लीजिए कि मैं सोच के चला था कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है 1 घंटे में आनंद पहुंच जाऊंगा, तो 1 घंटे तक ड्राइव करना ये फिक्स है। बट अचानक हुआ क्या, मैंने सोचा था उससे ट्रैफिक कम मिला और अचानक से रोड एकदम खाली मिला, मैंने स्पीड बढ़ा दिया और 50वीं मिनट पे यानी कि 50 मिनट ड्राइव करने के बाद आनंद आ गया, तो मुझे एग्जिट ले लेना चाहिए और 10 मिनट गाड़ी चलाना नहीं चाहिए। क्योंकि सोचा था 1 घंटा चलाऊंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 घंटा पूरा ड्राइव करो। अगर जल्दी डेस्टिनेशन आ गया तो आपको निकल जाना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि आपके जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने आपको कहा कि आपको अपने रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं, तो उसके लिए इतना इतना इन्वेस्टमेंट करते जाओ, आने वाले 20-25 साल में हो जाएगा। या तो आप अपने बेटे बेटी की शादी के लिए 10 साल में इतने पैसे इतना इन्वेस्टमेंट करते जाओ, 12% का रिटर्न आएगा तो 25 लाख इकट्ठा हो जाएगा। तो अब जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो तब आंकड़ा, एक टारगेट दिमाग में लेके चलो कि ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो ये 25 लाख इकट्ठा करना है 10 साल में, और उसके लिए मेरे म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा है 12% रिटर्न अगर कंसीडर करे तो हर महीने इतना इन्वेस्ट करने से ये टारगेट अचीव हो जाएगा। तो आपने क्या किया कि आपने इन्वेस्ट करना चालू किया जितना अमाउंट आपको सजेस्ट किया गया, बट बाद में रिटर्न जो था वो 12% की जगह पे अचानक से 15-16% आ गया। और जो आपको इकट्ठा करना था 25 लाख, वो 25 लाख 10वें साल की जगह पे 7वें साल में इकट्ठा हो गया, तो आपको तुरंत निकल जाना चाहिए और एग्जिट ले लेना चाहिए, लिक्विड फंड में चले जाना चाहिए। आपको 1 घंटे तक गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। अगर आपको ये भी लॉजिकल लगता है देन प्लीज टाइप एग्री एंड सेंड इट टू मी इन चैट बॉक्स। AGREE एग्री टाइप करके मुझे चैट बॉक्स में भेज दीजिए। तो ये 2 थे पर्सनल नियम। अब बात करते हैं मार्केट को देख के एग्जिट लेना चाहिए तो कब लेना चाहिए, मार्केट के कौन से लेवल पे एग्जिट लेना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे पॉइंट को डिस्कस करने में। मान लीजिए अभी गोल भी 10 साल दूर है, अभी हमारा टारगेट भी अचीव नहीं हुआ है, तो कब एग्जिट लेना चाहिए? और उसका आंसर है व्हेन देयर इज अ यूफोरिया इन द मार्केट। जब भी मार्केट में यूफोरिया है तब आपको एग्जिट लेना चाहिए। अब यूफोरिया का मतलब क्या है, ये समझाने के लिए मैं आपको एक मार्केट का साइकिल समझाने जा रहा हूं। दोस्तों ये साइकिल ध्यान से देखिएगा। कोई भी स्टॉक का प्राइस जो है वो उसका भी साइकिल इसके अंदर आपको दिखेगा, इंडेक्स का साइकिल भी शायद इसके अंदर दिखेगा, और अलग अलग कौन से लेवल पे कौन सा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, कौन विड्रॉ करता है, ये हम डिस्कस करेंगे। सो 3 तरीके के निवेशक होते हैं। एक होता है स्मार्ट इन्वेस्टर जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, और 100 में से 1% लोग होते हैं जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं। बाद में होता है FII यानी कि इंस्टीट्यूशनल मनी, वो भी ज्यादा कमाते हैं मगर स्मार्ट इन्वेस्टर से थोड़ा कम कमाते हैं। और तीसरा होता है पब्लिक, और पब्लिक के अंदर भी 2 लोग होते हैं, एक तो रेगुलर इन्वेस्टर होते हैं यानी कि पब्लिक के अंदर जो रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में, और दूसरे वो होते हैं जो न्यू टू इंडस्ट्री होते हैं यानी कि पहली बार इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, इस में नहीं डाला था, FD में डाला था, अब वो FD वाला पैसा इक्विटी में डाला। तो ये 4 तरह के इन्वेस्टर, एक स्मार्ट इन्वेस्टर, 2 FII, तीसरा रेगुलर इन्वेस्टर, और चौथा आम जनता। राइट, वो कब एंट्री लेते हैं, कब एग्जिट लेते हैं, इसका साइकिल देखिएगा। कोई भी आप देखिएगा, स्टॉक होगा, एसेट क्लास होगा, इंडेक्स होगा, उसमें एकदम बॉटम पे होगा, मार्केट एकदम बॉटम पे होगा जब एक्चुअल में लेना चाहिए, तब पूरी दुनिया उससे दूर रहेगी। बट मार्केट एकदम बॉटम में होगा तब सबसे पहला उसके अंदर स्मार्ट इन्वेस्टर आएगा। थोड़ा सा भी मार्केट के अंदर होप क्रिएट हुआ, थोड़ा सा भी कुछ पॉजिटिव न्यूज आया, तो खराब टाइम चल रहा है, मार्केट काफी टाइम से बढ़ा नहीं है, थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज आया तो स्मार्ट इन्वेस्टर का पैसा चला जाता है। अब उससे मार्केट जैसे ही आगे बढ़ता है और ऊपर जाता है तो सेकंड स्टेज के अंदर FII का पैसा आता है, इंस्टीट्यूशनल मनी आता है। इंस्टीट्यूशनल पैसा यहां पे आ रहा है। अभी भी आम जनता जो है, पब्लिक है, वो सोच रही है नहीं मार्केट बढ़ तो रहा है मगर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, डाउट है।
तो जब मार्केट में एकदम नकारात्मकता थी, यानी कि पेसिमिज्म था, तब स्मार्ट इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया। अब थोड़ा पॉजिटिवनेस आया, बट फिर भी लोग डाउट में है, स्केप्टिसिज्म में जी रहे हैं, तब एफआईआई ने पैसा डाला, दोनों ने अच्छा कमाया, मार्केट ऊपर गया। अब जैसे ही मार्केट ऊपर गया, अब एफआईआई के इन्वेस्ट करने के बाद मार्केट बढ़ता है, तब आम जनता पैसा निवेश करना चालू करता है। यहां पे भी अगर आपने निवेश कर दिया, पैसा बनता है, बट होता क्या है, यहां पे भी आप अभी डर डर के इन्वेस्ट कर रहे हो, अभी भी सोच रहे हो कि ऑल टाइम हाई है, प्रॉफिट बुक करे, क्या करे, वो डर डर के इन्वेस्ट कर रहे हो। मार्केट और ऊपर चला जाता है, अब आपका बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है, अब पब्लिक का बिलीफ एकदम स्ट्रांग हो जाता है कि यहां से तो बढ़ेगा। अब यहां पे जो रेगुलर इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करता है, जिसने प्रॉफिट बुक करके रखा था, वो ऑलमोस्ट पूरा पैसा वापस इक्विटी में लगा देता है। इससे ऊपर जैसे ही मार्केट जाता है, इसको कहते हैं थ्रिल वाला माहौल जब आता है मार्केट में, सबको लगता है बहुत अच्छा है, तब यहां पे आम जनता जो नॉर्मली रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं करती इक्विटी में, वो भी निवेश करना चालू करती है। और जब टॉप में पहुंचता है, इसको कहते हैं यूफोरिया, यानी कि वो लेवल जहां पे स्मार्ट मनी निकल जाता है, स्मार्ट मनी पैसा निकाल देते हैं, 100 में से 1% लोग जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो निकल जाते हैं, और यहां पे आम जनता दबा के पैसा लगाती है। यूफोरिया में कैसे पता चलता है? यूफोरिया ये एक ऐसा समय है जहां पे आम जनता भी अपना एफडी तुड़वा के म्यूचुअल फंड में, इक्विटी फंड में पैसा डाल रही है। यहां पे सबको लगता है कि वो एक्सपर्ट है, सबको लगता है जिंदगी में कभी उसने स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं किया है, फिर भी उसको लगता है कि स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट है, स्टॉक मार्केट में से पैसा कमाना बहुत आसान है। ये फीलिंग अगर आपको चारों तरफ आम जनता में दिखे, समझ लीजिए यूफोरिया आ गया है। वहां से मार्केट गिरना चालू करता है, पहले थोड़ा गिरता है, लोगों को लगता है ये मौका है और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, इसको कहते हैं बुल ट्रैप, और लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। बाद में थोड़ा मार्केट ऊपर भी जाता है, उनको अच्छा भी लगता है, बट फिर वहां से जब गिरना चालू होता है, फिर जो लेवल आता है गिरते गिरते, उसको कहते हैं एंग्जाइटी का लेवल। उससे बाद में गिरता है, उसको कहते हैं पैनिक का लेवल। एंग्जाइटी पे क्या होता है, सारे मोस्टली जो ट्रेडर वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं। पैनिक वाला इन्वेस्ट लेवल यानी कि आम जनता अपना पैसा जो है वो लॉस बुक करने के बारे में सोचना चालू कर देती है, लॉस थोड़ा थोड़ा बुक कर देती है। रेगुलर इन्वेस्टर पैसा निकालना चालू कर देता है, और जब मार्केट एकदम बॉटम में गिर के आ जाता है, डिप्रेशन, तब आम जनता का ऊपर यूफोरिया में जो पैसा आया था वो अब लॉस में बेच रहे हैं, और ये लेवल पे वापस स्मार्ट मनी एंटर होता है। ऐसा कुछ साइकिल होता है नॉर्मली मार्केट में। कितने लोगों को ये बात लॉजिकल लगी? अगर लॉजिकल लगी देन प्लीज टाइप एल फॉर लॉजिकल, कि ऐसा ही कुछ मार्केट में होता है। ज्यादातर लोग पहले 2 सेगमेंट में निवेश करते हैं, वही कमाते हैं, स्मार्ट मनी एंड एफआईआई मनी। तीसरे सेगमेंट की शुरुआत में जो निवेश करता है वो कमाता है, मगर टॉप में जो निवेश करता है तीसरे सेगमेंट में, यूफोरिया में, वो कमाता नहीं है। और ज्यादातर आम जनता है वो थ्रिल और यूफोरिया वाले लेवल में एंट्री लेती है, और एंग्जाइटी, पैनिक और डिप्रेशन में एग्जिट लेती है। आपको देखिए, इसको समझने के लिए कोई आंकड़ों की जरूरत नहीं है, आपको समझने के लिए कोई नंबर्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ आसपास में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं ना, वो देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि इसमें से कौन से लेवल पे है। ये थोड़ा अभी भी टेक्निकल, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 लेवल डिस्कस कर देते हैं। ये बाय द वे ये मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, ये सिंप्लीफाई किया सर जॉन टेम्पल्टन ने, बहुत ही बड़े और बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। इनको मैं वॉरेन बफे से भी ज्यादा रिस्पेक्ट देता हूं व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। इन्होंने कहा है कि जब पूरी दुनिया यानी कि आपके आसपास का माहौल एकदम पेसिमिज्म में है, यानी कि नकारात्मक है, सब लोग शेयर मार्केट से भाग रहे हैं, सबको लगता है कि अब तो खत्म हो गया शेयर मार्केट, जितना बन रहा है भले ही लॉस है तो लॉस बुक कर लो, मगर एफडी कर दो, पैसा सेव कर दो, ऐसा जब माहौल है ना, तब बुल मार्केट का जन्म होता है। वो है बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, यहां पे स्मार्ट इन्वेस्टर आता है। फिर माहौल होता है पेसिमिज्म के बाद स्केप्टिसिज्म में मार्केट बढ़िया एकदम ग्रो होता है। स्केप्टिसिज्म यानी कि आम जनता अभी भी सस्पिशियस है, उसको डाउट है कि क्या करे, बढ़ तो रहा है मगर डर लग रहा है वापस गिर जाएगा, इन्वेस्ट करे या प्रॉफिट बुक करे, डर डर के इन्वेस्ट कर रही है, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रही है, उसको कहेंगे स्केप्टिसिज्म। और यहाँ पे एफआईआई दबा के पैसा इन्वेस्ट करती है। फिर मार्केट मैच्योर ऑन ऑप्टिमिज्म, यानी कि जब ऑप्टिमिज्म सबको लगने लगता है कि अब तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता है, आम जनता अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को फोन करके पूछ रही है कि सर अब कौन सा स्टॉक बाय करे, कौन सा म्यूचुअल फंड बाय करे, हम तो रिस्क लेने के लिए तैयार है, बताओ, हम तो 10 साल के लिए पैसा छुएंगे नहीं। जब इतना कॉन्फिडेंस सब लोगों के दिमाग में आना चालू हो जाता है, तब होता है ऑप्टिमिज्म में भी थोड़ा बढ़ता है, बट बाद में मैच्योर होता है यूफोरिया से मार्केट गिरना चालू करता है। तो ये 4 स्टेज को पहचानोगे कैसे? 4 में से कौन से स्टेज पे है, पेसिमिज्म, स्केप्टिसिज्म, ऑप्टिमिज्म या यूफोरिया, पता कैसे चलेगा? तो उसके मैं आपको कुछ सिग्नल बता रहा हूं, लिखना है तो लिखना चालू कर दीजिए, ये सिग्नल बहुत काम में आएंगे आपको।
कैसे पता चलेगा कि 4 में से कौन से स्टेज पे है? तो ये लिखना चालू कर दीजिए, ये वंडरफुल थिंग है और ये सिर्फ आज के लेवल के लिए नहीं है, जिंदगी भर आपको काम में आएगा ये। पेसिमिज्म का माहौल मतलब कैसे पता चलेगा पेसिमिज्म? ज्यादातर लोग बेचने की ही बात कर रहे हैं, यार बेच दो बेच दो बेच दो। एसआईपी स्टॉप करने की बात कर रहे हैं लोग। 1 साल, 3 साल और 5 साल के म्यूचुअल फंड के हर कैटेगरी के रिटर्न या तो फ्लैट है या तो नेगेटिव है, यानी कि 3 साल से 5 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ रिटर्न नहीं मिला है या तो नेगेटिव रिटर्न चल रहा है, और सबको एसआईपी बंद करना है, सब बेचना चालू कर रहे हैं, सबको बेचना ही है, खरीदने का कोई सोच ही नहीं रहा है, उसको कहते हैं पेसिमिज्म। बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज द पेसिमिज्म। वॉरेन बफे ने भी कहा है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। पूरी दुनिया जब लालच में खरीद रही है तब बेच दो, और पूरी दुनिया जब डर की वजह से बेच रही है तब आप लालच में खरीद लो। जितने लोगों को वॉरेन बफे की ये 2 लाइन सही लगी, लॉजिकल लगी, वो वॉरेन बफे W फॉर वॉरेन, बफे फॉर बी टाइप करके चैट बॉक्स में भेज दीजिए। राइट? कैसे पहचानोगे? जब 1 साल, 3 साल, 5 साल का रिटर्न नेगेटिव है, फ्लैट है, सब लोगों को बेचना है उसको। जनवरी 2008 से लेके 21,000 का मार्केट गिर के 8,000 पहुंच गया था आज से 12 साल पहले। तब जो दिसंबर 2008 में माहौल था ना, वो यूफोरिया का था। नवंबर 2013, सॉरी यूफोरिया नहीं, पेसिमिज्म का, सॉरी माफ कीजिएगा, बोलने में गलती होगी, आपके कमेंट पढ़ने में। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हो। राइट? थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। BWHDFC, ओके, मैं इसका मतलब नहीं समझा, बट आपने कुछ लॉजिकली लिखा होगा, ये मान लेता हूं। ओके, सो दोस्तों ये है पेसिमिज्म। इसके बाद आता है स्केप्टिसिज्म। अब स्केप्टिसिज्म कैसे पता चलता है कि मार्केट रिकवर करना चालू कर दिया है, रिटर्न पॉजिटिव हो गए, 1 साल, 3 साल, 5 साल की एसआईपी के रिटर्न 10-11% बनना चालू हो गए, 8-10% बनना चालू हो गए, बट फिर भी लोगों को डाउट लग रहा है, लोग अभी भी पूछ रहे हैं निकाल ले इन्वेस्ट करें, निकाल ले इन्वेस्ट करें। अगर ऐसा माहौल आपको दिख रहा है और एफआईआई दबा के पैसा डाल रही है मगर आम जनता कंफ्यूजन में अभी भी है मार्केट बढ़ने के बावजूद, तब कह सकते हो कि स्केप्टिसिज्म में है। इसके बाद तीसरा लेवल ऑप्टिमिज्म। कैसे पता चलता है? सबको लगता है अरे यार मैंने रैली मिस कर दिया, मुझे इन्वेस्ट कर देना चाहिए था, बट अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी मैं निवेश करूंगा तो पैसा बहुत अच्छा बन जाएगा, सब कुछ अच्छा लग रहा है, और लॉन्ग टर्म के जो रिटर्न है ना, लॉन्ग टर्म के रिटर्न 12-15%, 17% बनना चालू हो गए, यानी कि एवरेज जो 40 साल का सेंसेक्स का रिटर्न है उसके आसपास के रिटर्न बनना चालू हो गए, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के, तब आप कह सकते हो कि ऑप्टिमिज्म में है। यानी कि पिछले 2 साल, 3 साल, 5 साल का रिटर्न जो है वो एवरेज है, एवरेज यानी कि 12-15% के आसपास है, तब कह सकते हो ऑप्टिमिज्म में, और सब लोगों को उस टाइम पे निवेश करना होता है। और आखिरी स्टेज यूफोरिया। यूफोरिया यानी कि क्या? सबको बाई करना है, सेल करने की कोई बात ही नहीं कर रहा है। 1 साल और 5 साल के रिटर्न यूफोरिक है। यूफोरिक यानी कि लॉन्ग टर्म एवरेज अगर 15 गिन के चलो तो इस टाइम पे रिटर्न 40-50% बन रहे हैं। राइट? और वो भी सालाना, CAGR, उसको कहते हैं यूफोरिया। कि आज आप अपना वैल्यूएशन रिपोर्ट देखो और पिछले 1 साल का रिटर्न, पिछले 5 साल का आपका रिटर्न अगर आपको यूफोरिक दिखे, एवरेज से 3 गुना, 4 गुना दिखे, 2 गुना दिखे, तब आप कह सकते हो कि ये यूफोरिया है। और यूफोरिया एक और सिग्नल, यहाँ पे आप जो भी शेयर लेते हो ना, आपका पैसा बनता है, जिस लेवल पे लेते हो आपका पैसा बनता है। और आप जब थोड़ा थोड़ा निवेश कर रहे हो, कमा रहे हो, और अचानक से आप पूरा पैसा डालते हो या ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, वहीं से यूफोरिया से मार्केट गिरना चालू होता है। तो ये है यूफोरिया का सिग्नल। तो दोस्तों फिर से समराइज कर देता हूं और बाद में आपसे सवाल पूछूंगा, आपको क्या लगता है कि 4 में से कौन से लेवल पे है? पेसिमिज्म यानी कि रिटर्न नेगेटिव है, फ्लैट है। स्केप्टिसिज्म यानी कि 1 साल, 3 साल, 5 साल का रिटर्न पॉजिटिव है मगर लॉन्ग टर्म एवरेज से कम है। ऑप्टिमिज्म यानी कि सारे रिटर्न जो 1 साल, 3 साल, 5 साल के लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास है। और यूफोरिया यानी कि सबके रिटर्न जो है वो लॉन्ग टर्म एवरेज से बहुत ज्यादा है। यूफोरिया में सबको खरीदना है, पेसिमिज्म में सबको बेचना है। स्केप्टिसिज्म में एफआईआई खरीदते हैं मगर आम जनता डाउट में है। ऑप्टिमिज्म में सब खरीदने के लिए स्टॉक और टिप ढूंढते रहते हैं। तो ये 4 सेगमेंट है। आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि मार्केट ये 4 में से आज कौन सा सेगमेंट पे है? आप लेवल भूल जाइए, मार्केट भूल जाइए, आपके आसपास का माहौल देखिए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सी तरीके की भावनाएं आपके दिमाग में आ रही है। आपको ये लग रहा है कि खराब है बेच दो, आपको ये लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, आपको डाउट है, आप क्या सोच रहे हो, आपके आसपास का माहौल क्या है, उसको देख के भी गेस कर सकते हो। आप मुझे बताइए आपका आंसर क्या है। P फॉर पेसिमिज्म, S फॉर स्केप्टिसिज्म, O फॉर ऑप्टिमिज्म एंड E फॉर यूफोरिया। यह है नवंबर एंड का डेटा। नवंबर एंड का डेटा, इसमें आधा पौना % ऊपर नीचे होगा करंटली। मल्टी कैप फंड्स के रिटर्न इंडिया में जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जितने भी म्यूचुअल फंड्स है, उसके मल्टी कैप कैटेगरी का आप 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का रिटर्न देखो तो न तो यूफोरिया वाला रिटर्न है, न तो ऑप्टिमिज्म वाला रिटर्न है, न तो नेगेटिव रिटर्न है। यह है स्केप्टिसिज्म वाला रिटर्न। यानी कि मल्टी कैप देखे तो मुझे तो स्केप्टिसिज्म महसूस हो रहा है, ऑप्टिमिज्म नहीं हो रहा है।
ELSS कैटेगरी, टैक्स सेविंग स्कीम, इंडिया की सारी कंपनीज ले ली, उसका एवरेज रिटर्न दिखा रहा हूं, ये भी देखो तो ये रिटर्न भी है, वो भी कह रहा है ऑप्टिमिज्म नहीं है, यूफोरिया नहीं है, स्केप्टिसिज्म है। लार्ज कैप कैटेगरी देख लो, यूफोरिया होता ना तो यहां पे रिटर्न आपको 25-50% दिखता है, 1 साल का, 5 साल का भी आपको 25-50% CAGR दिखता है, उसको कहते हैं यूफोरिया। यहाँ पे 1 साल, 3 साल, 5 साल में भी इंडस्ट्री के सारे फंड का एवरेज रिटर्न दिखा रहा हूं, किसी एक कंपनी का नहीं दिखा रहा हूं। रिटर्न देखिए, यूफोरिक भी नहीं है, ऑप्टिमिज्म वाले भी नहीं है। आप मिड कैप देख लो, सेम सिचुएशन। आप स्मॉल कैप देख लो, सेम सिचुएशन। आप वैल्यू फंड देख लो, इंडिया में जितने भी वैल्यू फंड है वो देख लो, सेम सिचुएशन। यानी कि कहीं पे भी यूफोरिक या तो ऑप्टिमिज्म वाले रिटर्न नहीं है। सो मेरा मानना है कि स्केप्टिसिज्म के अंदर हम माहौल में अभी ट्रैवल कर रहे हैं और ऑप्टिमिज्म की तरफ जा रहे हैं। आप पैसा पेसिमिज्म में भी कमा सकते हो, स्केप्टिसिज्म में इन्वेस्ट करके भी कमा सकते हो, ऑप्टिमिज्म के शुरुआत के दौर में कमा सकते हो, बट ऑप्टिमिज्म में एक बार 50% आगे चले गया, ट्रैवल कर लिया, बाद में आपको निकलने का सोचना चाहिए, बिकॉज यूफोरिया से आप बहुत नजदीक होते हो। सो माय बिलीफ इज हम स्केप्टिसिज्म में ट्रैवल कर रहे हैं और ऑप्टिमिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी ऑप्टिमिज्म में पहुंचे नहीं है। जब यहाँ पे 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर के रिटर्न 12-15% दिखेंगे, तब मैं मान लूंगा कि ऑप्टिमिज्म में पहुंच गए, और वो भी इंडस्ट्री का एवरेज, किसी एक फंड का या एक स्कीम का या एक कंपनी का नहीं। सो आप में से कितने लोगों को मेरी बात लॉजिकल लग रही है कि वी आर समवेयर बिटवीन स्केप्टिसिज्म एंड ऑप्टिमिज्म? इफ यू एग्री देन प्लीज टाइप एग्री एंड सेंड इट टू मी इन चैट बॉक्स। इफ यू एग्री देन प्लीज टाइप एग्री एंड सेंड इट टू मी इन चैट बॉक्स, बिकॉज यूफोरिया तो नहीं है, ना तो पेसिमिज्म है। पेसिमिज्म था मार्च अप्रैल 2020 में, यानी कि इसी साल में 6 महीने पहले आपको वो मौका मिला था जो 10 या 12 सालों में 1 या 2 बार मिलता है, जब मार्केट 40,000 वाला 27,000 हुआ था। बट उस टाइम पे देखिए चारों तरफ माहौल कैसा था, सब लोग डर रहे थे, सब लोग बेचने की बात कर रहे थे। उस टाइम पे स्मार्ट इन्वेस्टर ने एंट्री ले लिया था। अभी FII एंट्री ले रहा है। अब देखिए FII का भी अभी पैसा आ रहा है, दैट इज अनदर सिग्नल के मार्केट स्केप्टिसिज्म में है। और DII ने नवंबर में बेचा है, यानी कि म्यूचुअल फंड ने नवंबर में बेचा है। इसका मतलब आम जनता है वो रिडम्पशन कर रही है म्यूचुअल फंड में, और जो FII वो कॉन्फिडेंटली बेचता है, ऐसा नॉर्मली सेकंड स्टेज में होता है। सो दिस इज माय बिलीफ। Feel free to agree to disagree as well. This is my view, but I normally follow this 3 strategy. Number 1, जब पैसे की जरूरत है उसके 1-2 साल पहले थोड़ा थोड़ा करके निकाल लो। नंबर 2, जितने पैसे की जरूरत है, जिसके लिए निवेश किया वो टारगेट जल्दी आ गया तो निकाल लो, और अगर यूफोरिया दिखता है तो निकाल लो। 3 स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता हूं एग्जिट की। 3 स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता हूं एग्जिट की। आपको अगर तीनों लॉजिकल लगी तो आप टाइप कर सकते हो ऑल एंड न्यूमेरिक 3, ALL ऑल एंड 3। अगर आपको ये तीनों लॉजिकल लगी तो प्लीज टाइप ऑल 3। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कैन यू प्रेडिक्ट द मार्केट। क्या मार्केट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है? अब दूसरे सेगमेंट पे चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट, कैन यू प्रेडिक्ट द मार्केट। कैन यू प्रेडिक्ट द मार्केट, इसका आंसर आपको देने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं इससे पहले आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना है? और अगर आपने नाम सुना है गोल्डमैन सैक, तो आप मुझे अंदाजन बताइए कि ये कितने साल पुरानी कंपनी है? 25 साल, 50 साल, 100 साल, कितने साल पुरानी है? ये वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि म्यूचुअल फंड का भी इनका बिजनेस है, रिसर्च का भी बिजनेस है, एंड फॉर इंडिया दे आर FII, हमारे लिए वो FII है। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। आपको क्या लगता है कितने साल पहले इसका जन्म हुआ था? गूगल का उपयोग मत करिएगा, राइट, और आपको आंसर देना है। सो यहाँ पे पहले 2 आंसर जो मुझे मिल चुके हैं वो एकदम परफेक्ट है। धवल, विक्की, थैंक यू वेरी मच। हिमांक जी, आप बहुत ही नजदीक हो, राइट। ये जो कंपनी है वो 150 साल पुराना है। 1869 में, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 1869 में ये कंपनी जो है वो लॉन्च हुआ था। आज 150 साल से ऊपर इसका हो चुका है, 151 साल हो चुके हैं। अब देखिए इनके पास मार्केट प्रेडिक्ट करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए ना वो सारे हैं। दुनिया के अच्छे से अच्छे रिसर्च एनालिस्ट, यानी कि अच्छे से अच्छे ब्रेन इनके पास है। दुनिया का सबसे पावरफुल डेटा एनालिसिस का टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इनके पास है। फास्टेस्ट डेटा कलेक्ट करने का कैपेसिटी इनके पास है। तो डेटा है, नॉलेज है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे ब्रेन्स है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ इनके पास है। तो आई एम श्योर इनके मुकाबले तो अच्छा हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये जब प्रेडिक्ट करते हैं तो क्या होता है। ये देखिए, ये है अप्रैल महीने का इनका प्रेडिक्शन इंडियन मार्केट में। इन्होंने अप्रैल महीने में 2020 में ये प्रेडिक्ट किया था, जब मार्केट 40,000 वाला गिर के 27-29,000 हो गया था। तब मंदी के टाइम पे इन्होंने ये प्रेडिक्शन किया था कि इंडिया में जो निफ्टी है वो 2021 में 9,600 होगा। जून 2021 में 9,600 होगा, ऐसा इनका प्रेडिक्ट था। और ये प्रेडिक्शन इन्होंने मंदी वाले समय में अप्रैल में किया था। अब मैं बात करता हूं अभी की।
अब मैं अगर अभी की बात करूं तो मार्केट तो बढ़ गया, उन्होंने कहा कि 9600 होगा, अगले साल तक रिकवर होकर मैक्सिमम 9600 होगा, बट मार्केट अचानक से बढ़ गया, बहुत वी शेप रिकवरी आ गई। अब वो जब प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो अब वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2021 में मार्केट 14100 होगा। सोचिए इनका प्रेडिक्शन कितना फटाफट बदल गया और इनका प्रेडिक्शन गलत हुआ और कितने बड़े मार्जिन से गलत हुआ। अप्रैल में जो कह रहा था कि अगले साल 9600 होगा, वो अभी कह रहे हैं 14100 होगा, और ये लेवल भी अभी ऑलमोस्ट आ चुका है। तो मेरे ख्याल से इनका अभी नया प्रेडिक्शन आने में टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों कहने की ये कोशिश कर रहा हूं, इतना बड़ा और इतना पुराना इंस्टीट्यूशन जिसके पास इतना बढ़िया सेटअप है, इतने बढ़िया ब्रेन है, इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी है, इतना 150 साल का एक्सपीरियंस है, ये भी अच्छे से मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत गलती नहीं, बहुत बड़ा गलती होता है इनसे प्रेडिक्शन वर्सेस अचीवमेंट में। तो आप मुझे ये बताइए दोस्तों, क्या आप और मैं मार्केट प्रेडिक्ट कर सकते हैं? आप मुझे ये बताइए, क्या आप और मैं मार्केट प्रेडिक्ट कर सकते हैं? आपका आंसर क्या है, चैट बॉक्स के माध्यम बता सकते हो। मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि दो चीजें मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कौन सी दो चीजें? एक तो है डॉन को पकड़ना, फिर वो पुराना डॉन हो या तो नया डॉन हो, पुराने जमाने का डॉन या नए जमाने का डॉन, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसे ही मार्केट को प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बट मैं आपको निराश नहीं करूंगा, बिकॉज आप यहां पे आए हो तो कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आए हो कि आपके कुछ गाइडेंस मिले। तो मैं आपको इसके अंदर ये कहना चाहूंगा, मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है मगर एस्टिमेट किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है मगर मार्केट को एस्टिमेट किया जा सकता है। तो पहले एक काम करते हैं, मैं आपको 10 साल का एस्टिमेट बता रहा हूं। एस्टिमेट यानी कि कॉन्फिडेंस के बढ़ेगा या कम होगा, और एग्जैक्टली पता नहीं है कितना बढ़ेगा, एग्जैक्टली पता नहीं है कितना घटेगा, बट पता है कि बढ़ेगा और घटेगा, और ये रेंज में बढ़ेगा या घटेगा। एग्जैक्ट पता नहीं है, उसको कहेंगे एस्टिमेट। तो पहले तो 10 साल का एस्टिमेट लेते हैं, सिर्फ एक स्लाइड में आपको दिखाऊंगा और आप सब एक स्लाइड देख के एस्टिमेट लगा लोगे कि बढ़ेगा और बहुत ज्यादा बढ़ेगा या बहुत कम बढ़ेगा। तो ये मैं पहले 10 साल की बात कर रहा हूं, 2030 का एस्टिमेट आपको दिखा रहा हूं, और ये मैं नहीं दिखाऊंगा, आप मुझे बताएंगे क्या लगता है 2030 तक मार्केट यहां से काफी ऊपर होगा या नहीं। ये स्लाइड देख के मुझे बताइए कि क्या लग रहा है 2030 में मार्केट यहां से काफी ऊपर होगा। अगर मैं कहूं तो आप एग्री करेंगे या नहीं। 1990 में 3700 सेंसेक्स था, सन 2000 में 5000 सेंसेक्स था, 2010 में सेंसेक्स 17500 था, 2020 में 44,000 था। तो 2030 में आज के लेवल से काफी ऊपर होगा। कितने लोग एग्री करेंगे मेरी बात के साथ? प्लीज टाइप योर आंसर इन, सेंड इट टू मी इन चैट बॉक्स। तो ये तो 10 साल का बात किया, बट अब बात करेंगे 2024 का, और यहाँ पे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिखाने वाला हूं। थोड़ा टेक्निकल होने वाला है बट बहुत मजा आने वाला है आपको। टेक्निकल होने के बावजूद, मैथमेटिकल होने के बावजूद ये बहुत आसान कर दूंगा मैं आपके लिए, ये मेरा गारंटी आपको। सो मुझे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और ये फॉर्मूला समझिएगा। ये फॉर्मूला आपको बताएगा कि 5 साल के बाद सेंसेक्स कहां पे हो सकता है। शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, 1 साल में 2 साल में कहां होगा पता नहीं, बट 5 साल में 10 साल में कहां पे जा सकता है उसका अजम्पशन लगा सकते हैं। बट उससे पहले एक समझिए, ये स्लाइड में टेक्निकल कुछ डेटा है, मैं आपको पहले समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ऊपर डेट लिखिए, जनवरी 2000 से लेकर नवंबर 2020 तक का डेट है। अब उसके नीचे जो लाइन है ना, वो है सेंसेक्स का लाइन, कि अलग अलग टाइम पे सेंसेक्स का वैल्यू क्या था, 21,000, 8,000, 42,000, 25,000। तो चलते हैं यहाँ पे स्लाइड पे। अब देखिए सेंसेक्स का लेवल है और नीचे जीडीपी का लेवल है। जीडीपी कितना था हमारा? 50 लाख करोड़ का जीडीपी था, जो आज 193 लाख करोड़ है। पहली बार जीडीपी कम हुआ है 2020 में, अदरवाइज हर साल आप देखो जीडीपी ऊपर ही जाता है। जीडीपी हर साल ऊपर जाता है, पहली बार कम हुआ बिकॉज ऑफ द कोरोना। 6 महीने एक्टिविटी कम रहा और आरबीआई कह रहा है कि अगले महीने से, अगले क्वार्टर से फिर से पॉजिटिव, थर्ड क्वार्टर का फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। थर्ड क्वार्टर यानी कि जो ये रनिंग क्वार्टर अभी खत्म हुआ उसके अभी तक नंबर नहीं आया, बट वो कह रहे हैं कि उसका जीडीपी पॉजिटिव होगा। अब देखिए जीडीपी जैसे जैसे आगे बढ़ता है, मार्केट आगे बढ़ना ही पड़ता है। नीचे जो है वो है मार्केट कैप। ना व्हाट इज मार्केट कैप? मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है जिसके 100 शेयर मार्केट में है, 20 शेयर प्रमोटर के पास है, 20 शेयर जो है एफआई के पास है और 60 शेयर है वो जनता के पास है। और वो शेयर जो है 100 शेयर, उसका आज का मार्केट प्राइस है 15 रुपए। अगर 15 रुपए में वो लास्ट क्लोजिंग आया ट्रेडिंग में, तो 15 रुपए इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100, यानी कि 1500 रुपए। 1500 रुपए अगर आपकी जेब में है तो आप पूरा कंपनी खरीद सकते हो। उस 1500 रुपए को कहते हैं उसका मार्केट कैप। रिलायंस का मार्केट कैप है 15 लाख करोड़, यानी कि रिलायंस के सारे शेयर सबके पास से आपको इन मार्केट में से उठा लेने हैं, तो आज के लेवल पे 15 लाख करोड़ के आसपास आपकी जेब में चाहिए। इसी तरीके से मार्केट कैप
इंडिया का आज 193 लाख करोड़ है, यानी कि 193 लाख करोड़ आपकी जेब में है। बीएसई की सारी कंपनीज आप बाय कर सकते हो। और प्राइस जैसे जैसे बढ़ता है मार्केट कैप बढ़ता है, बिकॉज फॉर्मूला क्या है मार्केट कैप का, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। तो प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट कैप बढ़ेगा, प्राइस गिरेगा तो मार्केट कैप गिरेगा। तो प्राइस बढ़ेगा मार्केट कैप बढ़ेगा, सेंसेक्स बढ़ेगा, प्राइस गिरेगा मार्केट कैप गिरेगा, सेंसेक्स गिरेगा। ये यहां तक आप क्लियर होंगे, राइट? अब देखिए, मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं वॉरेन बफे इंडिकेटर। ना व्हाट इज वॉरेन बफे इंडिकेटर? ये बताता है कि मार्केट कैप के मुकाबले, जीडीपी के मुकाबले मार्केट कैसा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बुरा कर रहा है या ज्यादा अच्छा कर रहा है। इससे यह भी पता चलता है मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, एंट्री लेना चाहिए, एग्जिट लेना चाहिए। अब देखिए यहां पे 1 जनवरी 2008 में दिख रहा है जीडीपी 50 लाख करोड़ और मार्केट के 75 लाख करोड़, यानी कि देश का जीडीपी जितना था उससे मार्केट का साइज बढ़ गया। जीडीपी से वो ज्यादा स्पीड में चला जाने लगा। अल्टीमेटली जीडीपी से बहुत ज्यादा अगर मार्केट कैप आगे जाएगा मतलब मार्केट ओवर वैल्यूड है। 150% का ये रेशियो था, यानी कि 100 रुपए का जीडीपी और 150 रुपए हो गया मार्केट का साइज। अब देश का जीडीपी है, उससे ज्यादा स्पीड से अगर मार्केट बढ़ रहा है तो वो ओवर वैल्यूड कहेंगे। 150% का रेशियो यानी कि यूफोरिया था, मार्केट वहां से गिरा। अब बाद में 55% हुआ, मार्केट का प्राइस गिरेगा, मार्केट में शेयर के प्राइस गिरेंगे तो वो 75 लाख करोड़ वाला 28 लाख करोड़ आ गया, वो रेशियो हो गया 55%। ये है बहुत सस्ता मार्केट, यहाँ पे दबा के पैसा डालना चाहिए। अब मैं आपको एक रेंज दे देता हूं, लिखने तो लिख लीजिए। ये रेशियो जब 55 to 75 होता है ना, आप कह सकते हो सस्ता है। 75 to जब 90 होता है आप कह सकते हो ये फेयर वैल्यूड है। 90 to 110 होता है तो आप कह सकते हो ऑप्टिमिज्म वाला माहौल है, और 110 से ऊपर जाता है तो आप कह सकते हो यूफोरिया है। ये एक और सिग्नल मैंने आपको दे दिया, आई होप कि आपने सुन लिया होगा, लिख लिया होगा। अब मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, यहां पे कोशिश करूंगा कि 2024 तक सेंसेक्स कितना हो, मैं आपको प्रेडिक्शन दिखा पाऊं। अब देखिए इसके लिए जीडीपी 2024 में कितना होगा ये मुझे चेक करना है। तो गवर्नमेंट का कहना है 2024 तक का हमारा टारगेट है $5 ट्रिलियन। अभी हमने जो जीडीपी देखा था वो इंडियन करेंसी में था, अब ये यूएस डॉलर में है। अभी हम जो 2.8 ट्रिलियन के आसपास है उसकी जगह पे वो कह रहे हैं कि $5 ट्रिलियन पे पहुंचना ये हमारा सपना है। बट कोरोना की वजह से 2 क्वार्टर में जीडीपी नेगेटिव आ गया। अब 5 ट्रिलियन पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे ये पता नहीं है। तो मैं आपको एक कैलकुलेटर एक्सेल में दिखा रहा हूं, आप देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेटर है। इससे आप गेस कर पाओगे कि 2024 तक सेंसेक्स कहां तक जा सकता है। तो जीडीपी 5 ट्रिलियन मैंने डाल दिया। अब डॉलर का प्राइस कितना होगा? डॉलर का प्राइस धीरे धीरे देखा जाए तो इंडियन करेंसी तो लॉन्ग टर्म में तो डॉलर के सामने वीक ही हो रहा है, हमने सालों से देखा है। बिकॉज दोनों के देश के बीच में इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहां पे इंटरेस्ट रेट 0 के आसपास है, यहाँ पे 5-6% है। तो 5% के आसपास से तो डॉलर गिरेगा, सॉरी बढ़ेगा, और इंडियन रुपीज गिरेगा। तो उस टाइम पे मान लीजिए कि जो डॉलर का प्राइस है वो 80 रुपीज है। तो जीडीपी कितना हुआ इंडियन टर्म्स में? 400 लाख करोड़। जो अभी है, अभी अगर मैं बात करूं, अभी हमने दिखाया था कि जो जीडीपी है 193 लाख करोड़ है, उस टाइम पे होगा 400 लाख करोड़। अब मार्केट कैप टू जीडीपी अभी 90% है, उस टाइम पे भी 90% पकड़ के चले तो मार्केट कैप हो जाएगा 360 लाख करोड़। अभी का मार्केट कैप है 74 लाख करोड़, तो 174 लाख करोड़। तो अभी 174 लाख से अगर 360 लाख करोड़ पे चला जाएगा तो मार्केट 106% रिटर्न देगा। तो आज का जो 45,000 का मार्केट है वो 93,000 पहुंच सकता है अगर यूएसडी 5 ट्रिलियन हो गया और डॉलर 80 हो गया तो। बट यूएसडी 5 ट्रिलियन डॉलर होगा मुझे नहीं लगता है। ये जो एस्टिमेट थे जो हमने दिखाया था उसके अंदर मान लीजिए कि 2023 में जो टारगेट लेके चलते थे वो आएगा 2024 में, एक साल पीछे चले जाते हैं तो होगा 4.2 ट्रिलियन डॉलर। तो गवर्नमेंट का सपना एक साल पीछे चला जाएगा, एक साल वो पीछे चलेंगे ये मान के भी चलूं तो भी 78,000 दिख रहा है। और मार्केट कैप टू जीडीपी 90% की जगह पे 80% हो गया तो भी 70,000 दिख रहा है सेंसेक्स।